तो सावरकर जी जैसे जो लोग थे या जो हिंदू महासभा के लोग हैं, इन लोगों ने अगर ये बात कह दी जाए तो लोग हमारे ऊपर आज मेरे ऊपर आ जाएंगे, पीटने के लिए मुझे आ जाएंगे कि आरएसएस की जो थिंकिंग है, जो हिंदू महासभा की जो थिंकिंग है, जो सावरकर जी की जो थिंकिंग है, सावरकर जी इन सब लोगों की थिंकिंग इसी तरह के जो जर्मनी में जो राष्ट्रवाद जो निकल रहा था, उसी राष्ट्रवाद से उन लोगों की जो सोच है वो वहां पे पैदा हुई, वो उसी सोच से पैदा हुई। और सावरकर जी जब जेल जाते हैं और जब जेल से निकलते हैं माफीनामा निकलने के बाद, तो उनकी पॉलिटिक्स भारत को खराब करने के लिए जारी रहती है। और देश जब तकसीम भी नहीं हुआ था, जब 1940 और 30 में जब हिंदू मुसलमान की उस तरह से बात भी नहीं हो रही थी, उससे पहले इन लोगों ने बाकायदा किताबें लिख के कहा कि इस देश का सच्चा नागरिक हिंदू है, क्योंकि उसके जो होली लैंड है, जहां वो इबादत करता है, वो हिंदुस्तान में है, जबकि ईसाई और जबकि मुसलमान उनके जो आप कहेंगे उनके जो मजहबी मकामात है, जो उनके पूजा स्थल है, वो फलस्तीन में है और अरब में है, इसलिए वो गद्दार है। और इन लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, इन लोगों ने देश की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया। और महात्मा गांधी जी जब जब भी अंग्रेजों से लोहा लेते थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, तो ये महात्मा गांधी जी के ऊपर ये लोग अटैक करते थे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जो हालात हैं वो हमारे आपके सबके सामने हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर का एक माफीनामा पढ़ करके सुनाया। उस पर बहुत ही चर्चा है, खास तौर पर महाराष्ट्र में, जहां उनकी रैली, जहां उनका जो मार्च है जो चल रहा है, वहां इस वक्त ये मामला काफी गर्म है। देश का मीडिया भी इसे अलग अलग अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो गोदी मीडिया का रोल जो हो सकता है वो अपना पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस की लाइन पर काम कर रहा है। इस सब के बीच हम इस इशू पर, खास तौर पर क्या राहुल गांधी को ये बात इस वक्त करनी चाहिए थी, क्योंकि सियासी माहौल किस तरह का है वो हमारे आपके सबके सामने है। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर वो पूरी तरह से नाप तोल करके नहीं चलता तो कहीं ना कहीं उससे गलती होने के इम्कान रहते हैं। हालात अब इसलिए और ज्यादा खराब है कि मीडिया गोदी मीडिया हो चुका, मेन स्ट्रीम मीडिया, और जान बचा करके निकलना मुश्किल होता है किसी सही बात करने वाले का। ऐसे हालात हैं। इस पर आज हम अभय कुमार जी से बात कर रहे हैं, जो जेएनयू से पीएचडी किए हैं, जिन्होंने हिस्ट्री से और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। और इसके अलावा आपका एक रेगुलर कॉलम इनकलाब अखबार में उर्दू में आता है। बहुत कम लोग हैं नई पीढ़ी के जो मुसलमान नहीं है लेकिन उर्दू में लिखने वाले हैं। ये अभय कुमार जी उर्दू में लिखते हैं। आप इनकलाब में उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हर हफ्ते उनका आर्टिकल आता है। इसमें क्या कुछ है, नेहरू जी का क्या नजरिया था, उसके अलावा हिंदू महासभा का इतिहास क्या है, और इसके अलावा आरएसएस जिस तरह से मुसलमानों और ईसाइयों को विदेशी कहती है, उनका क्या है, खासतौर पर ईसाइयों का देश को बनाने में क्या कुछ रोल है, इस पर भी हम बात करेंगे। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि राहुल गांधी का जो ये बयान था, बल्कि राहुल गांधी ने तो सिर्फ पढ़ करके सुनाया है वो लेटर, माफीनामा जिसे कहा जा रहा है। कुछ लोग वीर सावरकर को माफी वीर भी कह रहे हैं। ये एक नए किस्म की चर्चा शुरू हुई है। आपका इसमें क्या कहना है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर इन दिनों जो गोदी मीडिया है वो उनकी बहुत खींचतान कर रहा है, उनके ऊपर टूट पड़ा है। और मैं आपसे बात करने से पहले कुछ एक आध वीडियो में देख रहा था, तो कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल भी नासमझदार हैं, उनको कोई समझदारी सियासत की नहीं है,
जैसे बिल्कुल बेबी टाइप के बच्चे हैं। और उन्होंने किसी साहब ने तो किसी चैनल ने ये भी लिखा है कि उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया, यानी फुटबॉल में होता है ना कि आप अपने दूसरी टीम जो विपक्षी टीम होती है उसकी तरफ गोल ना करके खुद अपने ही गोल में गेंद को मार दें और अपनी ही टीम की जो शिकस्त है उसको आप यकीनी बना दें। तो इस तरह से राहुल गांधी की एक इमेज बनाई जा रही है कि इसको कोई समझ नहीं है, ये सावरकर और वीर सावरकर जैसे बड़े इंसान के सामने इसने कैसे ऐसा बोल दिया। शिवसेना से जो कांग्रेस के जो अलायंस हैं उसको भी दिखाया जा रहा है कि शिवसेना बहुत ही नाराज हैं। तो ये चीजें हकीकत नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, आज के ज़माने में, आज के दौर में जो लेफ्ट के, जो वामपंथी दलों के जो नेता हैं, जो उनके लीडर हैं या कुछ हद तक जो समाजी न्याय और सोशल जस्टिस की जो पार्टियां हैं या जो डीएमके हैं, उनको छोड़ के बाकी लोगों में आजकल ये ताकत नहीं है सच बोलने के लिए। और राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस में जो सावरकर जी का जो माफीनामा पढ़ के सुनाया, उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख्वाब में वो उठ के आ गए और कोई उन्होंने गलत बात बोल दी और कोई उन्होंने झूठ बोल दिया या फिर उनके जो एडवाइजर थे उन्होंने कोई गलत चिट्ठी पकड़ा दी, वो किसी और का माफीनामा सावरकर जी के माफीनामे के नाम पे उन्होंने पढ़ दिया। सावरकर जी की जो तारीख है, मैं एक बतौर तारीख का जो तालिबे इल्म हूँ या मैं पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाता हूँ, हम लोग सावरकर जी को पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज में। ये जो हिंदुत्व की जब पढ़ाई होती है, तो उसके बड़े वो मतलब थिंकर हैं, तो हम लोग जानते हैं सावरकर जी क्या हैं। और हम ये भी जान रहे हैं कि सावरकर जी को किस तरह से इस देश में एक बड़ा आइकन बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। और जो देश के जो सच्चे जो सिपाही थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे मौलाना आज़ाद हों, चाहे आपको और भी जो दीगर जो लीडर हों, उनके मुकाबले में इनको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ना? तो ये सारा का सारा खेल समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात जो है हम अपने नाज़रीन को ये बता दें, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? बात ये है कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, एक माफ़ीनामा पढ़ा था, जिसमें उन्होंने हिंदू महासभा के लीडर और हिंदुत्व नजरिए के फाउंडर कहिए या बहुत बड़े थिंकर कहिए, विचारक कहिए, बीडी सावरकर जी जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से था, उनकी तरफ इशारा किया और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी जब उनको जेल में बंद किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं अब आज के बाद से किसी भी सियासी चीजों में कोई भी शिरकत नहीं करूंगा जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ होगा। और हम ब्रिटिश एम्पायर जो है, जो साम्राज्यत है, जो ब्रिटिश राज है, उसके तईन जो है हम एक वफादार सिपाही की तरह हम काम करेंगे। कुछ इसी मुताबिक उन्होंने माफीनामा लिखा और उसके बाद से उनको जेल से छोड़ दिया गया और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों ने नहीं की। और ये वही दौर है जब सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी जो हम लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, जिसका नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हिंदुत्व। तो हम्म। हिंदुत्व किताब जो है ना वो 1923 और 24 के करीब में आई है ये किताब। और उसी टाइम में वो जेल से भी बाहर निकले हैं। तो एक चीज हमें थोड़ा और पीछे चलते हैं कि एक जमाने में जो जो सोच थी सावरकर जी की, वो थोड़ी बहुत जिस मकाम पे ये 1924 में जब वो पहुंचे उससे थोड़ी बहुत अलग जरूर थी। एक जमाने में उनके अंदर में ये कहिए कि एक देश को लेके कुछ कर गुजरने का जो था एक तरह का जज्बा था उनके अंदर में। ये चीजें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हिंदुत्व के की जो तंजीमें हैं, आरएसएस और जो बीजेपी या हिंदू महासभा जो बार-बार अपने आप को कहती हैं कि वो भारतीय हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो इस मट्टी की से निकले हुए हैं। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होते हैं, खासकर मुसलमान और ईसाई, इनके ऊपर ये उँगली उठाते हैं कि देखो साहब, आप लोग तो विदेशी हो, तो कोई फ़लस्तीन से आया है, तो कोई अरब के मुल्कों से आया है, तो कोई अफ़गानिस्तान से आया है। तो वो दूसरों को कहते हैं कि विदेशी हैं और अपने आप को कहते हैं हम लोग देशी हैं, हम लोग यहाँ के हैं, हम लोग इसी धरती के हैं। लेकिन कौन उन लोगों को बताए कि सावरकर जी की जो सोच थी, वो उसके ऊपर जो असर था, वो जो यूरोप के बड़े-बड़े जो चिंतक थे, उसका सबसे ज़्यादा असर था।
ये भी देखिए, ये बात नोट कर की जाए, ये बात हम लोग पढ़ाते हैं, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं ये सारी चीजें, और कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। यूरोप में जिस तरह की एक नस्ली कौमियत जो पैदा हुई, जिसको कहते हैं हम रेस पर आधारित जो नेशनलिज्म था, जिसके अंदर में मजहब उसके मरकज में थी, उस तरह की जो सोच थी कि हाँ भाई हम ही सबसे सुपीरियर हैं, हम एक ग्रेट नेशन हैं, जो आर्यन जो कौम है वो बहुत महान है, और इस तरह की जो तखरीबकारी जो सोच थी, अपने आप को, अपने नस्ल को समझना कि हम ही सबसे बेहतर हैं, और उस नस्ल में जो पैदा नहीं हुए हैं उसको कमतर समझना, और कहीं ना कहीं नस्ल को, रेस को, रिलीजन को, कल्चर को और मादरे वतन को एक करने की जो एक एक जो जो एक कोशिश थी ना, ये यूरोप में सबसे पहले पैदा हुई। और फिर जो देखिए, आप अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमें कोई सोने का भी कोई दूसरा मुल्क बना देगा तो हमें वो वहां अच्छा नहीं लगेगा। एक इंसान की एक फितरत है कि जहां पे वो पैदा हो वो चीज उसे अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे, मैं दिल्ली में जब आया तो जेनू के इलाके में मैंने पढ़ाई की और यहीं मैंने ज्यादा वक्त गुजारा। अब मैं यहीं रहता हूँ, दूसरे इलाके में जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो उसी तरह एक हिंदुस्तानी मुसलमान को जितनी मोहब्बत आपको लखनऊ से है, पटना से है, दिल्ली से है, कलकत्ता से है, तमिलनाडु से है, बिहार से है, केरला से है, उतनी मोहब्बत उसको लंदन और अमेरिका से भी नहीं है। लेकिन एक यूरोप के अंदर में एक जो नई सोच जो पैदा हुई थी, जो बड़ी ही डेंजरस सोच थी, इसने क्या किया, ये ये जो राष्ट्रवाद था, इस राष्ट्रवाद में पहले जो राष्ट्रवादी नहीं है वो उसकी तस्वीर पहले बनाई गई। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले आपका दुश्मन कौन है इसको तय किया गया, फिर आपकी आइडेंटिटी तय की गई। यानी हिंदू कौन है, जो हिंदू नहीं है या जो हिंदुओं का दुश्मन है, उसके खिलाफ में हिंदू आइडेंटिटी बनी। क्रिश्चियन कौन है, तो जो क्रिश्चियनों का दुश्मन है वही क्रिश्चियन, तब क्रिश्चियन की आइडेंटिटी बनी। यानी पहले आप अपनी दुश्मन की तलाश करते हैं, पहले आप गैरों को की निशानदेही करते हैं। तो यूरोप के अंदर में ये जो कौमियत जो है, जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि ये मेरिट के आधार पर नहीं चलता है, ये लोगों के अखलाक और मोरालिटी के आधार पर नहीं चलता है, ये लोगों की सच्चाई और सदाकत और इंसानियत को तरजीह नहीं देता है। ये मानता है आपका रेस क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका मजहब क्या है, और उसी से जोड़ के जो सिटीजनशिप जो होता है, जो शहरियत होती है, जो नागरिकता होता है, वो पैमाना बनता है। और इस आइडियोलॉजी की एक बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे एक ही धर्म और एक ही संप्रदाय के लोग रहते हैं। कोई भी मुल्क नहीं है। अगर आप मुस्लिम देशों में भी जाएंगे तो वहां पे गैर मुस्लिम भी रहते हैं। कोई भी हिंदुस्तान का इलाका नहीं है जहां पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं और सिर्फ हिंदू रहते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों को ऐसे लगता था कि हम जिस जात में पैदा हुए हैं वही इस गांव में, उन्हीं की आबादी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब हम बड़े होते तो पाते हैं कि हमारी जो जात है उसकी आबादी तो बहुत कम है, दूसरे जात के लोग ज्यादा हैं यहाँ पे। तो दुनिया में जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो है डाइवर्सिटी, तकसीरियत, प्लुरलिज्म, विविधता। गुलदस्ता का फूल जो होता है वो तरह तरह के फूल होते हैं। जो नेचुरल जंगल होगा वो कभी एक तरह के पेड़ से नहीं होता है। वो आप बागबानी करके आर्टिफिशियल तरीके से गुलाब कहीं बागबानी बना दीजिए, लेकिन कुदरत कभी भी गुलाब का अगर गुलाब पैदा करेगा तो दूसरे पेड़ पौधों को भी पैदा करेगा। तो ये नेशनलिज्म को ऐसे समझिए कि माली ने एक दिन सोच लिया कि कुदरत ने जितने भी फूल बनाए हैं, हम एक ही फूल को रखेंगे और बाकी सारे फ्लावर्स को यहां से हम उखाड़ फेंकेंगे। तो जो उनके जो नजरिए साज थे, उन्होंने कहा यूरोप, क्रिश्चियनिटी, एक खास तरह का मसलक, एक खास तरह का रेस, एक खास तरह का मादरे वतन है, जो बाहर ही उनको भगाओ, उनको मारो। तो इसलिए जो राष्ट्रवाद की कहानी है यूरोप की, उस राष्ट्रवाद की कहानी के साथ वहां के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती की भी उतनी ही बड़ी कहानी। तो इस तरह की जो सोच वहां पे पैदा हुई थी, और ये सब क्यों हो रहा था, ये सब इसलिए हो रहा था कि वहां के जो थिंकर थे वो अपने देश को महान बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं, एक रेस चलता है, रेस। अब बच्चों का रेस होता है ना कि कौन टॉप करेगा, कौन बच्चों, उसी तरह से पता नहीं, इंसानियत जो है ये मिलजुल के रहने वाली चीज है। कोई भी चीज जो है दुनिया में किसी एक कौम के द्वारा बनाई हुई नहीं है। नमक कहीं ईजाद हुआ,
कागज कहीं ईजाद हुआ, कहीं बंदूक ईजाद हुआ, कहीं कलम ईजाद हुआ, कहीं कहीं कुछ ईजाद हुआ। हम जो सब्जी और फल खाते हैं, बहुत सारी सब्जी और फल ऐसे मुल्कों से आए हैं कि हम सोच नहीं सकते। किसी को पता है कि मिर्ची और टमाटर जो है वो भारत का नहीं, वो लैटिन अमेरिका और दूसरे मुल्कों से आया हुआ है। और हजारों साल से मसाला लेने के लिए बहुत सारे मुल्कों के लोग हिंदुस्तान आया करते थे। तो मेरा ये कहना है कि राष्ट्रवाद जो है, यूरोप का जो नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद था, उसकी कमी ये थी कि उसमें एक ही मजहब, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति की बालादस्ती यानी वर्चस्व को कायम करने के लिए दुनिया को कत्ल, जोर जबरदस्ती के बुनियाद पे बांटा जाना शुरू हो गया। और उसमें जो वहां के जो नजरिए साज थे, उनको ये लगा इसी से देश आगे बढ़ेगा। और बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की जो थिंकिंग है, जो हिंदू महासभा की जो थिंकिंग है, जो सावरकर जी की जो थिंकिंग है, सावरकर जी इन सब लोगों की थिंकिंग इसी तरह के जो जर्मनी में जो राष्ट्रवाद जो निकल रहा था, उसी राष्ट्रवाद से उन लोगों की जो जो सोच है वो वहां पे पैदा हुई है। वही वो उसी सोच से पैदा हुई है। और सावरकर जी जब जेल जाते हैं और जब जेल से निकलते हैं माफीनामा निकलने के बाद, तो उनकी पॉलिटिक्स भारत को खराब करने के लिए जारी रहती है। और क्यों भारत को खराब करने के लिए जारी रहती है? क्योंकि जो उन्होंने एक तेज तर्रार इंसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़े लिखे भी इंसान थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और उनमें बहुत ताकत थी देश को आगे ले जाने की। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप की जो सोच थी, और उन्होंने हिंदुस्तानियत को अगर देखा होता, अगर भारतीय संस्कृति को सही से समझने की कोशिश की होती, तो शायद उनकी लाइफ में वो टर्न नहीं आया होता जो उन्होंने गैरों की फिक्र को पढ़ के उन्होंने अपनी सोच को बदल ली। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में गंगा में कोई हिंदू भी नहाता है और जाके वो पूजा करता है, और उसी गंगा में कोई मुसलमान भी जो है वो आपको वो उसमें वजू बनाता है और वो भी जाकर नमाज अदा करता है। तो ये हिंदुस्तान की जो मिली जुली संस्कृति थी, इसको आगे बढ़ाने के बजाय सावरकर जी जो थे, अंग्रेजों से उन्होंने माफीनामा मांगा। और माफीनामा मांगने के बाद हिंदू महासभा के लीडर थे, और उन लोगों ने एक नई बहुत ही गलत सोच पैदा कर दी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूरोप के अंदर में एक खास नस्ल, एक खास कौम, एक खास मिल्लत, एक खास धर्म को ऊपर लाना है और सबको नीचे दबाना है, उसी मॉडल को इन लोगों ने यहाँ पे अपनाया। और अपनाते हुए इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की बात कहनी शुरू कर दी, और इन्होंने खुल्लम खुल्ला तरीके से मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और अंग्रेजी हुकूमत की इन लोगों ने तारीफदारी करनी शुरू कर दी। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है, वो कोई इतिहास से मतलब दूर कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया है। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बताया कि आप सावरकर जी को आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, यानी सावरकर जी की जो तारीख है, हिस्ट्री है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपके सामने कुछ ऐसे पहलू आए कभी जिससे या तो ये जाहिर होता हो कि सावरकर जी इतने बड़े आदमी नहीं थे, उन्हें बड़ा आदमी बनाया गया था, जैसे आज भी बनाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है किसी को, या वो इतने कमजोर थे कि जेल से डर करके उन्होंने माफी मांग ली, या अंग्रेजों की जो नेशनलिज्म जो आपने बताई, रेसिज्म की बुनियाद पर नेशनलिज्म, उससे वो कन्विंस हो गए। कौन सी ऐसी वजह हो सकती है, उनके अंदर की कमजोरी या अंग्रेजों की का नेशनलिज्म जो रेसिज्म पर बुनियाद थी, या वो अंदर से कमजोर आदमी थे? जी, देखिए, हिंदुस्तान में जब अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन करने के लिए आए, तो एक बात मैं नए जनरेशन के जो लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे मैं ये बात मैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जरा इस बात पे ध्यान दें। कभी ये मत सोचिएगा कि मॉडर्न दौर में यानी आधुनिक दौर में जब सरकारें जब काम करती हैं तो सिर्फ वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करती हैं। सिर्फ एक बात बहुत ही फर्क है उसमें। जैसे मान लीजिए कि मुगल बादशाह लोग भी भारत पे ये कर रहे थे, मतलब रूल कर रहे थे। उससे पहले भी बहुत सारे हिंदू और दीगर धर्मों के राजा रूल कर रहे थे, और अंग्रेजी हुकूमत भी रूल कर रही थी। लेकिन जो मॉडर्न हुकूमत है, जो अंग्रेजी हुकूमत है, उसके लिए हम टर्म जो होता है ना, इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए साम्राज्यत, नौ आबादियत का हम उपनिवेशवाद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुगल राज्य के लिए हम
हम उपनिवेशवाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी एक वजह है। हालाँकि जो भगवा ताकते हैं वो कहते हैं मुगल लोग भी उपनिवेशवादी थे। ये गलत है, क्योंकि मुगल लोग और उससे पहले के नेता को राजा महाराजा को हम कॉलोनियल नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग इसी मिट्टी में रहें और यहीं जिएँ और यहीं मरें। ऐसा नहीं था कि यहाँ से वो संपत्ति को और दौलत को लूट के कहीं बाहर भेज रहे थे। कोई चीन भेज रहा था, कोई लंदन भेज रहा था, कोई कोई आपको अफ़गानिस्तान भेज रहा था, कोई टर्की भेज रहा नहीं, यहीं पे उन्होंने शासन किया। अगर उनका शासन सही था, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए, गलत था, इस पे भी तहकीक होनी चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी में अच्छाई भी थी, कमज़ोरियाँ भी थी, लेकिन उन लोगों ने मुल्क से बाहर मुल्क को लूट के यहाँ का माल नहीं भेजा। लेकिन जो हम्म, अंग्रेज़ी सरकार थी, जो मॉडर्न जो इस तरह की जो हुकूमतें आई हैं, जो रूल की, कहीं फ्रेंच है, कहीं पे आपका कहीं स्पेन जो कहीं आपको स्पेन कंट्री के लोग जा रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर में 1-2 चीज़ें बहुत ही अहम है कि ये लोग अपनी कॉलोनी दूसरे मुल्कों में पैदा किए, वहाँ के वसाइल को इन लोगों ने लूटा और वहाँ से माल को अपने देश में भेजा। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि लंदन की और ब्रिटेन की तरक्की में बहुत बड़ा रोल है कि कॉलोनी से वो लोग पैसा चूस-चूस के अपने मुल्कों में भेज रहे थे। हम्म, यानी उनकी अमीरी हमारी गरीबी की वजह से। हम्म, माने हमें गरीब करके उन्होंने वो अमीर बने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें भी अमीर किया और खुद भी अमीर बने, नहीं। हम्म, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। हम्म, आपका डेवलपमेंट हमारे अंडर डेवलपमेंट की वजह से है। हम्म। आपने हमको अंडर डेवलप करके हमको आपने डेवलप किया। और यानी हमारी कीमत पे आपने तरक्की की। जी, और एक दूसरी बात बहुत ही अहम है, ये सिर्फ़ ताकत पे रूल नहीं करते। मॉडर्न स्टेट जो होती है वो बड़ी ताकतवर होती है। उनके पास सारे असलहा होते हैं, आर्मी होती है, नेवी होती है, सब सब कुछ होता है, सब कुछ उनके पास होता है। लेकिन वो सिर्फ़ ताकत पे रूल नहीं करते हैं, वो आपके मुल्क में जाके, आपके सामाजिक ढाँचे को वो फिर से संगठित करने की कोशिश करते हैं, उसको फिर से नए तरीके से उसको बनाने की कोशिश करते हैं। आपको धर्मों में बाँटते हैं, आपके मुल्क में जाके वो सेंसस बनाना शुरू करते हैं, आपको आइडेंटिटी देते हैं कि भाई तुम दलित हो, तो तुम ब्राह्मण हो, तो तुम हिंदू हो, तो तुम मुसलमान हो, तो तुम शिया हो, तो तुम सुन्नी हो, तो तुम आदिवासी हो। ये कैटेगरी भी पैदा करते हैं और तारीख निगारी भी शुरू करती हैं। और हम्म, तारीख जब लिखते हैं, तो अपने को महान बताएँगे, अपनी हुकूमत को अच्छा हुकूमत कहेंगे, अच्छी हुकूमत कहेंगे, अपने रूल को कहेंगे कि यहाँ सिविलाइजेशन फैलाई जा रही है और जो लोग वहाँ के मकामी बासिंदे हैं, उनको धर्म के नाम पे लड़ा देंगे। हम्म। सिंपल सी बात है अच्छा, ताकि अबे अबे जी, कुमार जी, 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 ये जी, जी। हाँ तो मैं आपस में उनको उनको लड़ा देंगे। तो इसी तारीख की पैदावार उस ज़माने में हमारे मुल्क के बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम फ़िरका परस्त बन गए। जैसे जो मुसलमान लोग थे, उनके दिलों में ये बात उन्होंने बैठा दी कि तुम लोग यहाँ पे हुकूमत किए हो। तो उनको लगा कि भाई इस मुल्क में तो मुसलमान हुकूमत कर रहा था, लेकिन असली में बात ये है, असल बात ये है कि चंद मुसलमान रूल कर रहे थे। बाकी मुसलमान तो गरीब थे और हिंदुओं के दिमाग में बात बैठा दी कि तुम्हारे ऊपर मुसलमानों ने बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की, ये तुम्हारा देश है। तो उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ी हुकूमत से हाथ मिला ली। तो ये बड़ा गंदा खेल चला आपको मैं बता रहा हूँ। और जब तक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े नेता सेक्युलर पैदा नहीं हुए, तब तक ये सारी चीज़ें इस तरह से फ़िरका वरस्ती की चीज़ें चलती रही। और जब राष्ट्रीय स्तर पे सेक्युलर नेता पैदा हुए, उनको कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे लोगों को सामने लाया, जो फिर वही पुरानी बात हिंदू-मुसलमान की बातें कहनी शुरू कर दी। और हम्म, जिन वीर सावरकर जी को कहा जाता है कि भाई देश की लड़ाई के लिए सबसे पहले उन्होंने काम किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वीर सावरकर जी जब अभी छोटे बच्चे भी होंगे या अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले इस देश में आज़ादी के लिए लड़ने वाला यहाँ का आदिवासी है। उस आदिवासी की तारीख को क्यों नहीं सामने लाई जाती है? तो हिस्ट्री को एक कह देखिए हिस्ट्री को क्या किया जाता है भगवा कलर में उसको रंग के उसको पेश किया जाता है। बस एक आखिरी बात करके मैं खामोश हूँगा। आजकल अगर आप दिल्ली में जाएँगे, तो बस स्टैंड पे एक आप देखेंगे एक मैंने नोटिस किया, एक लगा हुआ है होर्डिंग लगा हुआ है। उसमें क्या है कि आसाम के कुछ जो लड़ाकू लोग थे, जो बहादुर लोग थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनकी एक तस्वीर आई हुई है और कहा गया है कि ये साहब जो हैं इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आप एक बात बताइए, अगर मुगल बादशाह
अपनी सत्ता के लिए अगर आसाम के किसी राजा से लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, तो इसमें भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं है कि भारत सरकार ये कहे कि भाई मुगल तो हमारे दुश्मन थे और जो आसाम का राजा था वो हमारा दोस्त है। आसाम का राजा तभी आपका दोस्त हो सकता है जब आप हिंदू फिरका परस्ती से इस तारीख को देखेंगे। अगर एक गरीब आदमी अगर इस पूरी लड़ाई को देखेगा तो क्या कहेगा, दो राजा लड़ रहे थे, दो राजा अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अगर आपको आसाम की चीजों को दिल्ली में नुमाइश करनी है, उसको प्रचार करना है, वहां गरीब मजदूर किसान लोगों की बातें आनी चाहिए। उस जमाने में आसाम के लोगों की क्या गरीबी थी, क्या उनके हालात थे, इस पे बात नहीं हो रही है। तो सावरकर जी जैसे जो लोग हैं या जो हिंदू महासभा के लोग हैं, इन लोगों ने अगर ये बात कह दी जाए तो लोग हमारे ऊपर आज मेरे ऊपर आ जाएंगे, पीटने के लिए मुझे आ जाएंगे। देश जब तकसीम भी नहीं हुआ था, जब 1940 और 30 में जब हिंदू मुसलमान की उस तरह से बात भी नहीं हो रही थी, उससे पहले इन लोगों ने बाकायदा किताबें लिख के कहा कि इस देश का सच्चा नागरिक हिंदू है, क्योंकि उसकी जो उसके जो होली लैंड हैं, जहां वो इबादत करता है, वो हिंदुस्तान में है, जबकि ईसाई और जबकि मुसलमान उनके जो आप कहेंगे उनके जो मजहबी मकामात है, जो उनके पूजा स्थल है, वो फलस्तीन में है और अरब में है, इसलिए वो गद्दार है। और इन लोगों ने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, इन लोगों ने देश की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया। और महात्मा गांधी जी जब जब भी अंग्रेजों से लोहा लेते थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते थे, तो ये महात्मा गांधी जी के ऊपर ये लोग अटैक करते थे। तो आप किसी दिन जो हिंदुत्व के जो बड़े नजरिया साज है उनको बुलाइए कि साहब या तो आप महात्मा गांधी जी को चुन लीजिए या फिर आप सावरकर जी को चुन लीजिए। आग और पानी को एक साथ लेकर आप लोग कैसे चल सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आग और पानी को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। वो महात्मा गांधी जी की बहुत जगहों से तस्वीरें हट गई हैं। आपको मैं याद दिला दूं, बहुत जगहों से महात्मा गांधी जी की तस्वीरें हटा दी गई हैं। पिछले दिनों करेंसी नोट पर भी दूसरी कुछ तस्वीरों का जिक्र हुआ था, तो ये शायद उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपके आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि कम्युनलिज्म के मामले में नेहरू जी का क्या नजरिया था। नेहरू जी चूंकि बहुत ही मुख्तसर बताइएगा, चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है। 2 मिनट। हाँ, हाँ। राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, जो लोग कह रहे हैं कि वो बिना सर पैर की बात कर रहे हैं, मुझे उनकी बात सुन के हंसी आती है। मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी गोदी मीडिया राहुल जी की बातों का मजाक उड़ा रहा है, वो अगर वक्त हो तो लाइब्रेरी में जाए और नेहरू जी का एक पत्र है, एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है 1933 में, 1933 में, शायद नवंबर 27 या नवंबर 30 तारीख की चीज है। वहां पे उन्होंने सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म फिरका परस्ती के इशू पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। जिनके पास लाइब्रेरी जाने की भी का वक्त नहीं है, वो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जेएनयू के प्रोफेसर हैं। उन्होंने नेहरू जी की कलेक्टेड राइटिंग्स को उन्होंने एक अभी हाल में ही किताब लाई है, आप उसको अमेजन से भी मंगा सकते हैं, पढ़ लीजिए उसको। उन पत्रकारों को मैं कह रहा हूं जो लोग राहुल जी के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, राहुल जी अपने दादाजी नाना जी नाना जी जी नहीं दादाजी हम्म, जी, उनकी जो बात है उन्हीं को दोहरा रहे हैं, उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। नेहरू जी बहुत दुखी होके, मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कर रहा हूं, ट्रिब्यून के आर्टिकल का इंपॉर्टेंस आज ये है कि नेहरू जी इस मजमून में उन्हीं सावरकर की पार्टी हिंदू महासभा के बारे में लिख रहे हैं। और नेहरू जी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल में काटा। नेहरू जी ने जेल में रहते हुए बहुत सारी किताबें लिखी और उसी नेहरू जी ने उस मजमून में, ट्रिब्यून के मजमून में, ये बातें लिख दी है हिंदू महासभा के हवाले से। 3-4 बातें कही हैं, बस पॉइंट में मैं आपको बता दे रहा हूं। 3-4 बातें उन्होंने क्या कही है कि ये जो हिंदू महासभा के जो लोग हैं, ये लोग देश में हिंदू और मुसलमान की जो एकता है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये एंटी नेशनल हुए कि नहीं, नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई तुम हिंदू मुसलमान जब तक एक साथ नहीं आएगा, देश आजाद कैसे होगा। और वहीं पर देखिए मौलाना आजाद क्या कह रहे हैं कि अगर फरिश्ता भी जमीन पर उतर जाए
और मुझसे कहे कि मुल्क की आजादी अभी ले लो और उसके बदले में तुम हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ दो, तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि आजादी कल तक टल सकती है, लेकिन हिंदू मुसलमान की एकता अगर अभी टूट गई तो समाज जो होगा भारत वो भारत नहीं रहेगा। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी जो सिविल नाफरमानी कर रहे थे उसका भी इन लोगों ने विरोध किया। अच्छा, तीसरी बात, जब हिंदू और मुसलमान महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, अली ब्रदर्स इन लोगों के कॉल पे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, तो ये लोग क्या कह रहे हैं घूम घूम के, हिंदुओं तुम मुसलमानों के साथ इत्तेहाद मत करो, तुम अंग्रेजों के साथ इत्तेहाद करो और उनसे अपना मुरायात यानी आप प्रिविलेज फायदे ले लो, है ना। माने विपदा में अवसर आजकल चल रहा है ना, आपको माने मौके का फायदा उठा लो। देश में जब राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा है तो आप क्या करो, अंग्रेजों से मिलकर अपना फायदा उठा लो। देखिए ये कितनी खुदगर्जी की बात हुई। चौथी बात, ये फिरका परस्ती को, चूंकि इनका ताल्लुक जो है वो अक्सरियती तबका से होता है, इनके नाम हिंदुओं के तरह होते हैं, तो अक्सर ये अपने आप को राष्ट्रवादी ताकतें बना के पेश करती हैं। लेकिन नेहरू जी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, ये एंटी नेशनल लोग हैं। उन्होंने लिखा अंग्रेजी में एंटी नेशनल, ये हम लोगों को आज कहते हैं एंटी नेशनल। नेहरू जी ने उस जमाने में कहा कि ये लोग एंटी नेशनल है। और एक और बात याद रखिए, अंबेडकर जी की भी एक बात बहुत ही अहम है, बस यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अंबेडकर जी ने कहा कि जब भी गरीब तबका, जब भी दलित समाज, जब भी कमजोर तबका, जब भी दलित, आदिवासी, मुसलमान, ईसाई अपने हक की बात करते हैं तो ऊपर बैठे हुए फिरकापरस्त उनको कम्युनल कहते हैं। लेकिन यही कम्युनल, असल जो कम्युनल लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद जो था उसको तोड़ा, खुल्लम खुल्ला कहा कि हमें अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके हमें फायदा उठाना है, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला और इसी देश में हजारों हजारों साल से रहने वाले ईसाई को और मुसलमानों को कहा कि ये देश के सच्चे वफादार लोग नहीं हैं, जिन्होंने कोई भी उनके वॉलंटियर ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने लोगों को बांटा, अब यही लोग जो हैं आज अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। और जो लोग हिंदू और मुसलमान एकता की बात कहते हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तान सबका है, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म का नहीं है, उनको ये लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने बात कही है, कुछ ऐजे तारीख, इतिहास के छात्र होने के नाते मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने नेहरू जी की 1933 के ट्रिब्यून आर्टिकल जो था उसको उन्होंने समराइज किया है, कोई नई बात नहीं कही है। पत्रकार महोदय, एक बार आप नेहरू जी के खत को पढ़ लीजिए और फिर कहिए कि क्या नेहरू जी भी बेसैर पैर की बात कर रहे थे। ये बहुत ही अहम बात की। और इससे जो नतीजा निकल के आया वो ये कि अगर इन्हीं की बात चलती और इन्हीं की वो साजिश कामयाब हो जाती तो मुल्क आजाद नहीं होता। ये एक नतीजा जो निकल के आया, क्योंकि अपने मुल्क के लोगों में इत्तेहाद ना हो, इस पर काम करना, अंग्रेजों से जाकर के मिल जाना, उनसे मराहत लेना या उनसे फायदे उठाना। और जब अंबेडकर जी ने जो बात कही कि वो जब कभी कमजोर लोग अपने हक की बात करते हैं तो उनको एंटी नेशनल बता दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो नतीजा सामने आ रहा है, जो आपने बहुत ही तारीखी पर्सपेक्टिव से जो बताया, वो ये है कि यही लोग जो हुकूमत में आज हैं, जो सावरकर के हकीकत बताने पर भड़क रहे हैं, ये मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं थे, मुल्क की आज़ादी नहीं चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को, ये गहराई से मालूमात आपने दी। मैं समझता हूं हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ज़रूर बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। और जो रेफरेंसेस आपने दिए हैं वो किताबें आप देख सकते हैं, आजकल तो गूगल के जरिए बहुत चीज़ें सामने आ जाती हैं, उन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।